हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसठ रोड मुजफ्फरनगर। हमारा टॉपिक चल रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं ये सारी ये मैं आपको बता रहा था कि प्रोग्राम के स्टेप, प्रोग्राम जो होता है 5 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रोग्राम की स्टार्टिंग, प्रोग्राम के अंदर इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट और उसके बाद स्टॉप। तो हम इस क्रम में क्या प्रोग्राम की स्टार्टिंग और प्रोग्राम के अंदर इनपुट करना सीख चुके थे कि प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टार डॉट एच, कोनिया डॉट एच, वॉइड मेन, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना हो उसके लिए इनपुट की आवश्यकता पड़ती है। आपको कोई ना कोई वैल्यू उसमें इनपुट करनी होती है। तो इनपुट हम किस तरह से करते हैं? हम संख्याओं का, नंबरों का डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल की सहायता से करते हैं। वेरिएबल की सहायता से उनका प्रयोग किया जाता है। और हम वेरिएबल का प्रयोग करने से पहले उसे डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। ये हमारा कर्ली ब्रेस, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। चलो यहाँ से वॉइड मेन से ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ प्रोग्राम की, कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की वॉइड मेन। इसके बाद वेरिएबल को प्रयोग करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। और वेरिएबल की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम डायरेक्ट संख्याओं का, अल्फ़ाबेट्स का, शब्दों का डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते। किसकी सहायता से करते हैं? वेरिएबल की सहायता से करते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मैंने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले वेरिएबल की डेटा टाइप होती है, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद सेमीकोलन। ये उसका तरीका होता है डिक्लेयर करने का। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल और अलग अलग प्रकार के मैंने आपको यहाँ पे लेकर के आपको समझाए थे लास्ट में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना है तो हम किस प्रकार से लेते हैं? इंट, वेरिएबल का नाम मैंने लिया था num1। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई फ्लोट टाइप का मैंने जो दूसरे वाला नंबर लेना है वो दशमलव में मान लिया मैंने, ऐसे ही कि भाई उसका मुझे वो दशमलव में लेना है मुझे, तो मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया, फ्लोट टाइप का मैंने लिया। फ्लोट टाइप का मैंने वेरिएबल लिया num2। और जब एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तो उनका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? फ्लोट आएगा। तो जो उनके आंसर को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल लिया जाएगा वो भी फ्लोट टाइप का ही लिया जाएगा। तो जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल की परिभाषा कि वेरिएबल क्या होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में वह निर्धारित स्थान जहाँ पर डेटा निश्चित नाम के साथ निर्धारित बाइट स्पेस के साथ स्टोर रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो 2 बाइट का स्पेस लेता है। जैसे ही मैंने लिखा है इंटीजर टाइप का num1, तो कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस खाली हो गया। इसका नाम क्या हुआ? num1। इसको मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं, यानी कि मेमोरी के अंदर मेमोरी को एक तरीके से आपको बताते हैं कि भाई ये किस तरह से अलॉट होते हैं जो स्पेस है। और इसके बाद एक दूसरे वाला वेरिएबल हुआ, इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ num2। और एक तीसरे वाला वेरिएबल लिया, तीसरे वाले का नाम क्या हुआ? sum। ये कंप्यूटर की मेमोरी में तीन स्पेस खाली हो जाएंगे। कंप्यूटर की मेमोरी रैम के अंदर ये स्पेस खाली होंगे। पहले वाले का नाम रहेगा num1, तो देखो निश्चित नाम हो गया। और बाइट स्पेस, ये 2 बाइट का स्पेस है, इसका नाम num2 है। जो भी आप नाम दोगे उसी नाम से कंप्यूटर की मेमोरी में ये स्थान आपका खाली हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पे इसको इनपुट करना मैंने आपको। इसके बाद CLR ये फंक्शन क्लियर स्क्रीन है। ये आपको पूरा प्रोग्राम जब बना करके हम रन करेंगे उसके बाद ये समझ में आने वाला है। इसके बाद मैंने आपको इनपुट करना सिखाया था कि हम इसको किस प्रकार से इनपुट कर सकते हैं। इसको मैंने इनपुट करना सिखाया था कि भाई num1 बराबर जो भी आप संख्या लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैंने 100 लिया था। और num2 में मैंने 20.50, ठीक है। ये मैंने ये मैंने बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट में डाल देता है। जो भी इधर होगा वो इसमें आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू किस में आ जाएगी? इसमें आ जाएगी। ये मैंने आपको बताया था। सेमीकोलन क्या है? ये एंड ऑफ स्टेटमेंट होता है। इसकी सहायता से किसी भी स्टेटमेंट को, जो भी स्टेटमेंट होता है उसको कंप्लीट करना आवश्यक होता है। तो इसमें 100
ये num 1 में चला जाएगा 100 और num 2 में चला जाएगा 20.50। ठीक है, अब हमारा इनपुट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग क्या होता है, जब देखो मान लीजिए आपको प्रोग्राम के अंदर काम क्या करना है, वर्क क्या करना है। मैंने प्रोग्राम किस चीज़ के लिए लिया हुआ है, जोड़ने के लिए। तो मुझे जो प्रोसेसिंग करनी है वो किस चीज़ की करनी है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, इन दो नंबर्स को। ठीक है, तो नंबर्स यानी कि अब आ गया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, इन दोनों के दोनों को सम कर लेंगे, इन दोनों के दोनों नंबरों को जोड़ लेंगे। तो नंबरों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, num 1 प्लस के num 2। ये हमारा एडिशन ऑपरेटर होता है। ये सी में भी ये क्या करता है, जो भी num 1 के अंदर होगा, जो भी num 2 के अंदर होगा, उन दोनों के दोनों को ऐड हो जाएगा और ऐड होकर के एक संख्या आएगी। तो उसको ये किस में स्टोर हो जाना चाहिए, फिर तीसरे वाले वेरिएबल में। यानी कि num 1 और num 2 का ऐड होगा और वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सम के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये जुड़ जाएगा तो 120.50। तो ये हमारा एडिशन सम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर की लेकिन मेमोरी में गया है। ये हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग में क्या था, दो नंबरों का योग ही तो करना था। ये हो गया हमारा काम, छोटा सा काम था दो नंबरों को जोड़ने का, ये मैंने जोड़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा आता है आउटपुट। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट अब मुझे क्या करना है, ये जो आंसर मेरा है इसको प्रिंट करना है। ये जो सम में पड़ा हुआ है, यानी कि सम जो है वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। दरअसल होता क्या है बच्चों कि इसमें जब आप सी के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो दो स्क्रीन आती है, इनपुट स्क्रीन और आउटपुट स्क्रीन। हमारी जो सी के अंदर जो प्रोग्राम, हमारे अंदर जो टोटल हमें स्क्रीन मिलती है वो दो स्क्रीन मिलती हैं। एक तो होती है इनपुट स्क्रीन और दूसरे वाली आपको मिलती है आउटपुट स्क्रीन। और ये कब कब आती है, जब हम सॉफ्टवेयर को काम करना शुरू करते हैं, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ लिख रहे होते हैं, वो वाली होती है इनपुट स्क्रीन। यानी ये जितना भी टोटल काम है प्रोग्राम को लिखने का, कहाँ पर होता है, ये इनपुट स्क्रीन पर। जब हम अपना पूरा प्रोग्राम जब हम बना लेंगे तो फिर हम चेक करेंगे क्या भाई मेरा प्रोग्राम पूरा सही रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको मुझे प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा, यानी कंपाइलर रीड करेगा और इसको अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करेगा। तो इसको रन कराना पड़ेगा फिर हमें इस वाले जो प्रोग्राम को। तो रन कराने के लिए पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद हम सबसे पहले तो प्रेस करते हैं Alt + F9, किसके लिए, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। ये कंपाइल क्या करेगा, ये चेक होगा कि भाई ये पूरा प्रोग्राम सही है नहीं है। अगर कुछ एरर्स होंगी, जैसे मैंने कहीं पे सेमीकोलन लगाना छोड़ दिया है या कुछ और कहीं पे स्पेस, कोई भी गलती, ये यहाँ पे एरर्स दिखाएगा। यानी कि जो एरर होगा और उनकी लिस्ट बना करके आपके सामने रख देगा कि भाई इसके अंदर इतनी एरर हैं, आप पहले इसको रिमूव कर लो, उसके बाद ये प्रोग्राम रन होगा। तो फिर आप अपनी, अगर एरर होंगी तो ठीक है, नहीं तो एरर 0 आ जाएंगी। अगर आपकी एरर 0 हैं तो आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो। प्रोग्राम को रन करने के लिए हम प्रेस करते हैं Ctrl + F9। जैसे ही आप Ctrl + F9 प्रेस करोगे तो ये वाली जो जहाँ पे आप प्रोग्राम लिख रहे हो ब्लू स्क्रीन हट जाएगी और आपके सामने एक दूसरी स्क्रीन आएगी ब्लैक वाली। ठीक है, तो अब हमें ये वाला जो सम है ये इसकी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो गया, लेकिन ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आउटपुट को स्क्रीन पर प्रिंट कराना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या कराना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू को आपको यहाँ पर प्रिंट करानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मेरे को इसके बाद हमारा आउटपुट में क्या करना है, जो हमारा आंसर है इसको आउटपुट स्क्रीन पर हमें प्रिंट कराना है। तो आउटपुट स्क्रीन पर ये कैसे प्रिंट होगा ये हम अब सीखेंगे। तो समझ में आ गई बात। इसमें दो स्क्रीन होती है, इनपुट स्क्रीन जहाँ पे आप प्रोग्राम को लिखते हो और जब आप पूरा प्रोग्राम बना लेते हो उसके बाद आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो Alt F9 से एरर चेक करने के लिए। एरर चेक करने के बाद फिर आप प्रोग्राम को रन करते हो Ctrl + F9 से। जैसे आप Ctrl + F9 करोगे तो आपके सामने एक आउटपुट के लिए एक अलग स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको ये प्रोग्राम पता चलेगा
कि ये प्रोग्राम सही है या नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे प्रिंट होगा, यानी कि ये अगर मुझे अपना आंसर प्रिंट करना है, आउटपुट लाना है, तो वो किस प्रकार से प्रिंट होगा ये देखना है मुझे। तो इसके लिए बच्चों एक फंक्शन का प्रयोग करते हैं, printf। एक फंक्शन प्रयोग होता है printf। प्रिंट और f में कोई स्पेस नहीं है, लगातार है ये। तो ये printf ऐसा फंक्शन है जो भी आप डबल कोट्स के अंदर जो भी आप इसके अंदर लिखोगे, कुछ भी XYZ कुछ भी जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे कैसे ही आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। कौन से वाले स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा? आउटपुट स्क्रीन पर। मैंने यहाँ पे लिखा जैसे दिस इज माई प्रोग्राम या फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये है। तो जब मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा, ये पूरा प्रोग्राम ये यहाँ पे मैं मान लीजिए मैंने ये वाली लाइन यहाँ पे लिख दी है, तो जब मैं इस प्रोग्राम को Alt F9 करूँगा, उसके बाद जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊँगा Ctrl F9 से, तो ये वाला मैसेज एज इट इज़ जो कैपिटल में है वो कैपिटल में, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में, एज इट इज़ यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या मैसेज प्रिंट करना है? नहीं, मुझे क्या करना है, वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करना है। ठीक है। तो आप printf फंक्शन के द्वारा क्या कर सकते हो, एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो, साथ में किसी भी वेरिएबल की आप वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हो। किसकी सहायता से? printf फंक्शन की सहायता से। printf एक आउटपुट फंक्शन है, पता चल गया होगा, ये आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम कर रहा है। ठीक है। यानी कि हमारे आउटपुट को मेमोरी से निकाल के कहाँ पे लाएगा, स्क्रीन पे लाएगा, और जो चीज़ें आउटपुट क्या होती हैं, जिसके द्वारा आपको आंसर मिलता है, वो सारी चीज़ें वो क्या होता है, आउटपुट होता है। जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसको क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, और जिसके द्वारा मिलता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो ये तो हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा printf फंक्शन, और ये printf फंक्शन पूरा का पूरा कहाँ पे डिफाइन है, मैंने आपको बताया था कि इससे पहले हेडर फाइलें जोड़ते हैं हम। मैंने आपको बताया था 2 हेडर फाइलें होती हैं, और पहली मुख्य जो हेडर फाइल थी वो कौन सी थी, #include कौन सी, studio.h। ये वाला फंक्शन इसके अंदर डिफाइन है, printf फंक्शन। printf फंक्शन पूरा का पूरा किसके अंदर डिफाइन है, इस स्टूडियो हेडर फाइल के अंदर। ये पूरा का पूरा इसकी वर्किंग जो डिफाइन है वो कहाँ पे डिफाइन है, इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। तो ये printf फंक्शन है, ये एक आउटपुट फंक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ भी लिया जाता है कि बताइए printf जो फंक्शन है वो इनपुट फंक्शन है या आउटपुट फंक्शन है या दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा फंक्शन है, याद रखने वाली बात है, आउटपुट के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए आउटपुट फंक्शन है। ये हो गया। अब हम वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट कराएंगे इसके अंदर। तो वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट कराएंगे ये तो सबकी समझ में आ गया होगा। वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है वही हम अपने फंक्शन का नाम। प्रिंट करने का काम अगर कुछ भी है तो वो इसी फंक्शन के द्वारा होता है, सी लैंग्वेज के अंदर। तो मैंने printf फंक्शन लिखा, तो सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, डबल कोट्स बंद होंगे, उसके बाद कोमा लगेगा, उसके बाद वो वेरिएबल जिसको मुझे आउटपुट स्क्रीन को प्रिंट कराना है, उस वेरिएबल का नाम जिसको मुझे कहाँ पे, जिसकी वैल्यू को मुझे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आफत, ये क्या है भाई फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, कंप्यूटर इनकी सहायता से चेक करता है कि ये वैल्यू जो आपने ऊपर जो निर्धारित कर रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली तो दी हुई है इंटीजर टाइप की और ये दिया हुआ है फ्लोट टाइप की, तो ये यहाँ पे इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की सहायता चेक करता है क्या वो जो आपने बताई हुई है क्या उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है। जैसे अगर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, इंटीजर टाइप की,
तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। अगर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है तो इसके लिए %f। अगर आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है तो इसके लिए %c या %s। अगर आपको एक कैरेक्टर प्रिंट करना है तो %c, अगर आपको पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो %s। अगर आपको फ्लोट में और डबल वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए जो वो है डेटा टाइप है वो है डबल, और इसके लिए प्रयोग होता है %lf। तो ये सी के अंदर पहले से पहले ही सारे के सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन है। यदि आप किसी इंटीजर टाइप को प्रिंट करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर में यूज़ करोगे %d। अगर आप फ्लोट का यूज़ करना चाहते हो तो %f। अगर कैरेक्टर का यूज़ करना चाहते हो %c, और अगर स्ट्रिंग को तो %s। इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने प्रिंट करना है सम को, तो सम देखो किस प्रकार का है, सम है फ्लोट टाइप का। तो देखिए अब हम इसकी वैल्यू को कैसे प्रिंट कराएंगे, थोड़ा समझने वाली बात है। ध्यान से आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई भारी भी नहीं है, ध्यान से समझना है बस। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरे को सम को प्रिंट करना है, तो सम को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे printf फंक्शन डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर पर किस प्रकार का है %f, कोमा, इसके बाद कोमा आएगा ये डबल कोट्स %f डबल कोट्स बंद कोमा, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। किसको प्रिंट करना चाहते हैं? सम को। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने अब आउटपुट क्या करना है, इसको प्रिंट, सम को प्रिंट करना है, तो मैंने लिखा %f, बिल्कुल सेम वही लाइन आएगी क्या, सम। उसके बाद गेट ch से प्रोग्राम क्लोज कर देंगे और ये बंद हो जाएगा। तो जब ये पूरा प्रोग्राम बनने के बाद देखो ये हो गया मेरा आउटपुट, ये क्या हुआ आउटपुट, ये वाला आउटपुट। मैंने अपना आंसर स्क्रीन पर प्रिंट करा लिया, ये आउटपुट हो गया, और ये क्लोज से क्या हो गया, ये मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो गया, यानी कि पूरा कंप्लीट हो गया है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे, रन कराने के लिए आप प्रेस करोगे Ctrl+F9, तो होगा क्या, Ctrl+F9 अगर आप प्रेस करोगे तो इस वाली स्क्रीन पर प्रिंट होगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, जो मेरा आंसर है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल आपको लिखा मिलेगा 120.50। जैसे आप कोई की प्रेस करोगे तो वापस अपने यहाँ पे आ जाओगे स्क्रीन पर। आपको कुछ और, मान लीजिए कुछ और करना है, तो यहाँ पे आप संख्या चेंज करिए, 200 कर दिया, दोबारा से Ctrl+F9 करिए, फिर यहाँ पे आपको इसके आगे मिल जाएगा। अगर आपने CLR/SCR, देखो अब आया, अगर आपने CLR/SCR का प्रयोग किया है तो ये पहले वाला तो आउटपुट हमारा क्लियर हो जाएगा, और नए वाला आउटपुट, नए वाला क्या आएगा 300.50 यहाँ पे आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इस फंक्शन का प्रयोग नहीं किया है क्लियर स्क्रीन का, तो ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, और इससे आगे आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि 320.50। इस तरह से इससे जस्ट आगे लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मैंने CLR/SCR का प्रयोग किया है तो इसलिए ये यहाँ पे पहले वाला तो हट जाएगा और मेरे को नया मिलेगा 350। इस तरह से मुझे प्रिंट होकर के मिल जाएगा। लेकिन अगर देखो, अगर मैं थोड़ा सा अपने आउटपुट को थोड़ा प्रभावशाली बनाना चाहूँ कि भाई अब अगर ये आउटपुट ऐसे ना आकर के इस प्रकार से आए, इस प्रकार से आए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 350, तो कैसा लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर ये वाली चीज़ इस तरह से ना हो के ये वाला इस तरह से प्रिंट होकर आ जाए आउटपुट स्क्रीन पर, तो स्पष्ट पता चल रहा है कि ये दो नंबरों का उनका योग है। तो अपने आउटपुट को ज़्यादा बेटर आप इस तरह से बना सकते हो। आप मैसेज भी और ये वैल्यू भी, आपका आंसर भी, दोनों के दोनों आप एक साथ भी प्रिंट करा सकते हो। ये देखेंगे अब कैसे प्रिंट कराएंगे। कैसे प्रिंट कराएंगे, बस आपको यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज करना है।
अब मुझे जो अपना जो आउटपुट है वो इस तरह से करना है, तो मैंने लिखा यहाँ पे printf डबल कोट्स। अब मुझे मैसेज चाहिए, तो मैसेज आप लिखोगे जो आपको मैसेज चाहिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे परसेंट, फ्लोट है तो किस प्रकार परसेंट एफ डबल कोट्स बंद कोमा, और आप किसको प्रिंट कर लोगे, सम को। इसके बाद फिर आपका यूज़ होगा गेट सी एच, और ये आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स के अंदर जो भी आपका मैसेज होगा वो एज इट इज़ प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे आएगा द सम, ये लिखा हुआ बिल्कुल इस तरह से आएगा यहाँ पे, जहाँ डबल कोट्स के अंदर जो भी नंबर है इक्वल टू तक तो एज इट इज़ आएगा लिखा हुआ, यानी कि द सम ये इक्वल टू तक एज इट इज़ आएगा लिखा हुआ सेम। अब इक्वल टू के बाद इसको मिलेगा परसेंट एफ, ये समझ जाएगा कि इसको यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट करनी है। किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, सम की वैल्यू को हमें क्या करनी है, प्रिंट करनी है। तो सम में जो भी था वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, अभी देखो 200 है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, तो यहाँ पे क्या इतना आ जाएगा 300.50। ये आपका इस तरह से आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आप इस तरह से आप जिस कंप्यूटर पे इसको रन करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो मैंने वैल्यू, अब देखो इनपुट का दूसरा तरीका, अब यहाँ पे क्या है कि हमें प्रोग्राम में बार बार चेंज करना पड़ रहा है, बार बार हमें प्रोग्राम में क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू है प्रोग्राम ये पूरा का पूरा रन हो जाए, और वैल्यू मैं यहाँ पे यानी जो मेरा आउटपुट है वो इस तरह से आए। यहाँ पे आपको लिखा मिले एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू, या एंटर फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे डाला 50 और एंटर कर दिया। यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया 100, तो यहाँ पे द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 150। मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू स्क्रीन पर ना देगा, यानी इनपुट स्क्रीन पर ना देगा num1 और num2 की वैल्यू, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आउटपुट स्क्रीन पर डाल लूँ। क्यों? क्योंकि देखो जो कोई प्रोग्राम मान लो किसी को नहीं आता है प्रोग्राम, आप सॉफ्टवेयर दूसरों के लिए बनाते हो, बना करके दूसरों को दे देते हो, तो ज़रूरी है कि उसको पता हो कि भाई वैल्यू कहाँ पे चेंज करनी है। तो अब आपको क्या करना है, बस आपको पूरा प्रोग्राम देना है, और अब आपको जो वैल्यू केवल उसको बता देना है कि भाई आपको जैसे आप इसको रन कराओगे कंट्रोल F9 से, तो आपको पहले नंबर डालना है, फिर दूसरा नंबर डालना है, और जैसे आप ये एंटर करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपको प्रोग्राम में चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब आपको इनपुट जो करना है वो आउटपुट स्क्रीन पर करना है। तो देखिए हम उसको कैसे इनपुट करते हैं, ये देखिए आप। उसके लिए जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है बच्चों स्कैनएफ फंक्शन। किसका प्रयोग होता है? स्कैनएफ फंक्शन का। अगर आप वैल्यू यानी कि इसको बोलते हैं रन टाइम पे डालना, यानी अगर आप वैल्यू रन टाइम पे डालना चाहते हो तो रन टाइम पे डालने के लिए आपको दो फंक्शनों का प्रयोग करना पड़ेगा। किस किस का? प्रिंटएफ का और स्कैनएफ का। ये एक फंक्शन और आया नया यहाँ पे, प्रिंटएफ और स्कैनएफ। ये तो मैंने बता दिया आपको कि प्रिंटएफ क्या होता है, किसी भी मैसेज या किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए प्रिंटएफ का प्रयोग होता है। और स्कैनएफ का जो प्रयोग होता है ये आउटपुट स्क्रीन पर वैल्यू को इनपुट करने के लिए किया जाता है। किस लिए होता है? आउटपुट स्क्रीन पर वैल्यू
वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, स्कैनएफ का, यानी ये दोनों के दोनों का प्रयोग होगा, इसका भी और इसका भी। क्योंकि देखो आपको ध्यान होगा, मैंने ना कुछ ऐसा करना है, आउटपुट एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद इनपुट का काम होगा अगली लाइन में। यहाँ पे मैंने 50 डाला, उसके बाद एंटर कर दिया, तो ये यहाँ पे ये तो है स्कैनएफ का काम, इसको मेमोरी तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, स्कैनएफ करेगा। और ये वाला जो काम मैंने आपको बताया था मैसेज, स्कैनएफ के द्वारा आप कोई मैसेज नहीं प्रिंट करा सकते। अगर आपको कोई मैसेज लेना है तो किसका प्रयोग करोगे आप, प्रिंटएफ का प्रयोग करते हुए, यानी ये किसकी सहायता से होगा, प्रिंटएफ की सहायता से। तो जब भी आप रन टाइम पे वैल्यू, इसको बोलते हैं रिवर्सेबल वेरिएबल, जब आप वैल्यू जो होते हो वो आउटपुट स्क्रीन पर डालते हो या तो उसको बोलते हैं रिवर्सेबल प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको, है ना, और वेरिएबल भी। तो आप इस तरह से इसको इनपुट कर सकते हैं।